नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे मोदीमय हो रहे बंगाल के 5वें चरण के मतदान के लिए जो प्रचार थम चुका है उस पर बात करेंगे और जिस तरह से मतदान के ऊपर कोरोना का ग्रहण लग रहा है उस पर हम बात करेंगे। आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, इस बैठक में चुनाव आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। उस दिशा निर्देश के मुताबिक 200 मीटर के भीतर मतदान केंद्र के भीतर तो पहले भी किसी को नहीं आना था, लेकिन अब धारा 144 लगा दी गई है ताकि मतदान केंद्र के बाहर जो है भीड़ जमा नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जाता रहे। इसकी पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है। इस पर बात करेंगे हम और बात यह भी करेंगे कि क्या जिस तरीके से कोरोना ने अपना प्रसार किया है, अपना पांव फैला रहा है, उसके बाद से क्या इसका असर मतदान के प्रतिशत पे भी पड़ेगा? क्या जिस तरीके से एक प्रत्याशी की मौत हुई है और बहुत सारे प्रत्याशी अभी कोरोना से संक्रमित हैं और इस बीच ममता बनर्जी ने जो मांग की थी वो मांग भी खारिज हो गई है कि बचे हुए बाकी चरणों के चुनाव एक ही साथ करवाने की। इन सब के का ये जो मांग है विपक्ष की और जो नेता जिस तरीके से संक्रमित हो रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं, इन सब का आने वाले बचे हुए चुनाव पर क्या असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। 5वें चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन चुनाव जो अगले चरण का है उसके बारे में अमित शाह जी ने आज प्रचार किया। क्या कहा उन्होंने, उनको पहले सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। घुसपैठ को रोकने की जो बात है, मुझे बताइए, तृणमूल कांग्रेस और दीदी घुसपैठ को रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, रोक सकते हैं क्या? कम्युनिस्ट और कांग्रेस रोक सकते हैं क्या? वो नहीं रोक सकते, क्योंकि उनकी ये घुसपैठ उनकी वोट। घुसपैठ रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मित्रों, ये दीदी जो है हमारे मतवा समाज के भाई है, नाम शूद्र समाज के भाई हैं, अन्य समाज के शरणार्थी है। नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बताइए भाई, जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये दीदी कहती है जब तक मैं हूं मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को नागरिकता नहीं मिलेगी। अरे दीदी, कब तक हो आप? कब तक हो? 2 मई को आपकी विदाई निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को गौरव के साथ भारत के नागरिक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने। तो बंगाल विधानसभा चुनाव पे कोरोना का ग्रहण जो है वो लगता हुआ दिख रहा है। एक प्रत्याशी की मौत हो गई है, बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि जो आधिकारिक आंकड़ा है बंगाल में कितना, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया। हो सकता है जब वोटिंग खत्म हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ये आंकड़े भी सामने आए। इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कोरोना का ग्रहण जिस तरीके से लगता हुआ दिख रहा है इसका सही में कोई असर जमीन पे दिखेगा या नहीं दिखेगा। इसके लिए हम बात करेंगे और 5वें चरण का जो चुनाव कल होने वाला है वो किस तरीके का रहेगा, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के प्रभारी दिलीप जायसवाल जी हैं हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे। इसके अलावा दयाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, टीएमसी के नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे टीएमसी के बारे में। और सबसे पहले शुरुआत में दिलीप जी आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में फिर से मांग टीएमसी के लोगों ने इस बात को रखा कि बचे हुए चरणों के चुनाव एक साथ करवा दिए जाए और इसमें चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया तकनीकी कारणों से। क्या आपको लगता है कि अगर तकनीकी कारण है तो उसका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन कोरोना में सबसे ज़्यादा जरूरी है लोगों को बचाना? क्या आपको लगता है कि सही में वोटिंग होनी चाहिए? अलग अलग जो बचे हुए 4 चरण भी बचे हुए हैं कल को मिला करके, क्या सही में चुनाव होने चाहिए अलग अलग चरण में, या इसको थोड़ा कम, अगर एक साथ नहीं तो 2 या 3 भाग में करना चाहिए? दिलीप जी, आवाज आ रही है आपको? जी, सबसे पहली बात है जी कि जो चुनाव आयोग ने पहले से तैयारी की है ईवीएम का, फोर्स डिप्लॉयमेंट का, बिल्कुल, सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट का, तो उसका अपना एक सिस्टम पहले से बना हुआ है कि इस चरण के बाद कौन सा फोर्स कहां जाएगा, कौन सा ये प्रशासन के लोग कहां जाएंगे, ये पहले से बना हुआ है। इसलिए चुनाव आयोग के साथ तकनीकी परेशानी जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल।
दूसरी बात यह है कि कल मैं जो छठे चरण का चुनाव होने वाला है 22 तारीख को, जी अभी तो 17 को चुनाव होना है, 5वें चरण का, उसके बाद छठे चरण का 22 को होना है। बिल्कुल। तो मैं छठे चरण के चुनाव में जब इधर अलीपुरद्वार और कूच बिहार में जिस तरह की बातें हुई, घटना घटी जी, और जिस तरह का कोशिश 5वें चरण के जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी, मैं नॉर्थ बंगाल देख रहा हूँ, इस साइड हूँ, इस तरफ हूँ, तो जिस तरह का मैंने सिचुएशन देखा, कल मैं करीब उत्तर दिनाजपुर, रायगंज जो छठे चरण का चुनाव होना है और 9 सीट उत्तर दिनाजपुर में आता है, तो मैं कल रायगंज विधानसभा, हेमताबाद, कलियागंज, करण दिग्घी, ग्वाल पोखर, ये सारे विधानसभा में कल मैं थोड़ा थोड़ा ये करके देखने गया कि आखिर स्थिति क्या है जी। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि जब मैं रायगंज उत्तर दिनाजपुर का हेडक्वार्टर है वहां पहुंचा, तो वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ का प्रशासन, जो यहाँ के एसपी हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वो सभी तृणमूल कांग्रेस के कैडर के रूप में काम करते हैं और एक समुदाय के द्वारा रात में 8, 10, 15 मोटरसाइकिल से लोग निकल करके डराते हैं कि अगर कोई भी वोट डालने जाएगा बीजेपी का आदमी, तो उसे बाद में उस गांव को जला दिया जाएगा। बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं हो भी रही है जी, हो भी रही है जी। और कल मैं स्वयं अपने आंखों से, अपने कानों से जाकर के देखा, रायगंज जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, बोला कि यहाँ के एसपी जो हैं वो तृणमूल के कैडर हैं और अगर मुकेश जी इनके कॉल डिटेल को खंगाला जाए, जो एसपी डीएम पदाधिकारी हैं, तो उनके कॉल डिटेल में 75% कॉल तृणमूल के नेता और कलकत्ता में तृणमूल के बैठे लोगों का आता है। सुबह से शाम तक एसपी, डीएम और चुनाव के जो पदाधिकारी बंगाल कैडर के बने हुए हैं, जो आरओ हैं, वो सुबह से शाम तक छोटी छोटी बातों पर भी गाइडलाइन तृणमूल के नेता से लेते हैं और उसी के गाइडलाइन पर चलते हैं। तो क्या इसकी शिकायत इतनी अगर आपको बिल्कुल रूट लेवल की जानकारी है, इतनी सारी चीजें हैं, तो चुनाव आयोग से क्या शिकायत हुई है इसकी? क्या चुनाव आयोग, क्योंकि अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है। हाँ, ये कल जो है चुनाव आयोग को शिकायत इसके बारे में लोकल लेवल पर रायगंज में किया गया और इस तरह का शिकायत हो रहा है। लेकिन है क्या कि चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर बाहर से जाते हैं, बिल्कुल, आखिरकार वो भी तो बेचारे 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले जाते हैं, बिल्कुल, या 15 दिन पहले जाते हैं। वो वहां का जब तक सिचुएशन समझ पाते हैं, वो इतना माइक्रो, बिल्कुल, तब तक खेला हो जाता है। बिल्कुल, जब तक सिचुएशन माइक्रो, हाँ, तब तक खेल हो जाता है। बिल्कुल, यानी माइक्रो लेवल पर पहले से ये ममता बनर्जी के जितने भी तृणमूल के नेता हैं, इन लोगों ने सबसे पहले चुनाव की तैयारी प्रशासनिक रूप पर किया। बिल्कुल, इन्होंने पब्लिक और जनता में, वोटर के बीच उनको लग रहा था कि इस बार जो है बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रशासन है उनको अपने पक्ष में करके और नंगा नाच करने का प्रयास करा रहे हैं वो। और जब तक चुनाव आयोग इस पर कितना एक्शन लेगी, कितने आरोप को हटाएगी, चुनाव आयोग के साथ भी मजबूरी है, आखिर सिस्टम तो वही है। बिल्कुल, उनके पास तो 2 ऑब्जर्वर हैं, 3 ऑब्जर्वर हैं एक पूरे ये क्षेत्र में। बिल्कुल, एक तरीके से जो सिस्टम है, उस सिस्टम पे पूरी तरीके से कब्जा जो है वो टीएमसी का, ममता बनर्जी के है, उस सिस्टम के जरिए मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी शिकायतें पहले भी मिली है। पहले जो 4 चरण टीएमसी, खासतौर पे नंदीग्राम में इस तरीके की चीज़ें मुझे देखने को मिली थी, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी मिला था। हमारे साथ दयाशंकर सिंह जी है, उनसे मैं जवाब चाहूँगा। और साथ में एक चीज़ दयाशंकर जी, मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि जिस तरीके से टीएमसी ये बात कर रही है कि बचे हुए चरणों के चुनाव एक साथ कर दिए जाएँ, क्या कोरोना केवल वजह है या वजह यह भी है कि पहले से भी आप कह रहे थे, ये जब तक कोरोना की बात नहीं चल रही थी तब से ही आपकी पार्टी ये मांग कर रही थी कि 8 चरणों में चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें फोर्स डिप्लॉयमेंट अलग अलग है और जो कम सीटों पे अगर चुनाव हो रहे हैं तो उसको मैनेज बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता रहा है। इसमें गड़बड़ी करने का मौका टीएमसी को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो कहती है कि इतने चरणों में नहीं होने चाहिए, एक साथ या 2 या 3 चरणों में ही हो जाने चाहिए। क्या वजह है? क्या अभी तो कोरोना एक बहाना आपको मिल गया है, कोरोना के कारण आप कह रहे हैं, लेकिन क्या सच में जो इल्जाम लगा रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, पहले तो ये क्लियर ये लोग कर ले कि गड़बड़ी कौन कर रहा है। जाहिर है, आसाम के चुनाव में ईवीएम किसके गाड़ी में पाई गई थी और कूच बिहार की घटना में जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं का निर्मम हत्या कर दिया गया, और उसके बाद तो वीडियोज भी आए आपके, उसके बाद तो और भी वीडियोज आए।
वीडियो आए। नहीं, बंगाल में ईवीएम किसके गाड़ी में पाई गई थी? तृणमूल नेता के गाड़ी में। अरे आसाम की बात किया जा रहा है। बंगाल की बात कर रहे तो बंगाल की बात कीजिए ना। कीजिए पहले, आप बंगाल में बैठे हैं तो बंगाल की बात कीजिए ना कि बंगाल में आपने क्या किया था। बदल जाता है क्या? कहीं पे चोर हो जाते हैं, कहीं पे डकैत हो जाते हैं, कहीं पे तड़ीपार हो जाते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया। दयाशंकर जी बंगाल की बात कर रहे हैं। दयाशंकर जी की बात कीजिए। दयाशंकर जी, जिस तरह की गुंडागर्दी एक समुदाय के लोगों को लेकर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए। एक तरह से देखा जाना चाहिए। हम लोग माँ माटी मानुस की बात करते हैं, सबको एक नजरिए से देखते हैं। ये नहीं कि क्षेत्र बदला, प्रदेश बदला तो नजरिया बदल जाएगा। चिल्लाना शुरू कीजिएगा तो मुश्किल होगा। इस तरह की जो सवाल पूछा गया है, जो सवाल पूछा गया है जी, शुरू से ही बताया जा रहा है कि देखिए, देश जो है कोरोना काल से, पूरा विश्व कोरोना काल से गुजरा है। जान माल की क्षति हुई है, काफी आर्थिक स्थिति पूरे देश की। देखिए दयाशंकर जी, मैं बता रहा हूँ ये तो कर लेने दीजिए। ठीक है, चलिए आप बात पूरी, चलिए बात सुननी रहती है तो बुलाया ना करें। चलिए आप बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। शुरू से ही बात बताया जा रहा है कि देखिए, देश की किसान, नौजवान, महिलाएं, आर्थिक स्थिति इतनी, महंगाई चरम पे है। इस वजह से आप चुनाव को कम से कम पीरियड में करा लीजिए। इनको क्या तकलीफ है? क्या प्रधानमंत्री की 7 रैलियां अभी बाकी है, वो करने में दिक्कत हो जाएगी? क्या प्रधानमंत्री एक दूल्हे को लेके पूरे देश में घूमोगे, उससे चुनाव हो जाएगा? आपके पास तो चेहरे तक नहीं है, आपके पास तो कैंडिडेट नहीं है, आपके पास ये बात जो है। और कल आप चुनाव की बात आप करते हो। पहले बात कि जब कोरोना काल में जो ये पीरियड अगर चला के दिखाई होती, जो पिछले चुनाव 4 स्टेट का समाप्त हो गया, चुनाव आयोग यही काम करता और फोर्स बढ़ा लेते, पूरे भारत की फोर्स मंगा लेते बंगाल में और कम पीरियड में करा दिए होते। तो सिर्फ और सिर्फ का समय बढ़ाने से हो जाता, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ जाती। लेकिन ये भी एक कोरोना के कारण ही है। ये अब दयाशंकर जी आपने बोलिए, अब मेरा सवाल सुनिए। आप एक ही चीज दोहरा रहे हैं, आप एक ही चीज दोहरा रहे हैं। समय ज्यादा चाहता है कि हमें समय किसी तरह से। दयाशंकर जी देखिए, कम सीटों पे चुनाव, कम बगल में जब चुनाव हो उसको प्रभावित करने के लिए वहां से ऑनलाइन प्रचार करें और चैनल। अरे तो ये मौका तो आपके पास भी है ना, ये मौका तो सबके लिए है, ये मौका सबके लिए है ना दयाशंकर जी, ये मौका तो सबके लिए है। हमारी पार्टी तो कर रही है, हमको आप मत मौका दीजिए ना। नहीं, आप मौके की बात देखिए। अब एक चीज, अब देखिए कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है। आप एक बात तो सुनिए दयाशंकर जी, कुछ लोग जान अपनी गंवा रहे हैं तो ये पूरी भारत सरकार। नहीं, मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। जब चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि कोरोना के गाइडलाइन के हिसाब से कम सीटों पर यदि चुनाव होगा तो चुनाव आयोग को मैनेज करने में आसानी होगी, इसलिए उन्होंने 8 चरणों में चुनाव किया। नहीं, स्थिति तो देश की भयावह होती जा रही है। तो आप जब चुनाव के पहले ये मांग तो आपकी नहीं थी ना, जब चुनाव की शुरुआत हो रही थी तब तो आप लोगों ने कभी नहीं ये कहा। देखिए अब बिहार से अगर तुलना करें, बिहार में बहुत सारी पार्टियों ने, मुकेश जी बड़ा स्पष्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग मन की बात नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। चुनाव स्टार्ट होने से पहले बार बार कहा गया कि कम पीरियड में कराइए। देखिए पूरा विश्व जो है कोरोना काल से है, देश की माली स्थिति सही नहीं है, मनुष्य नहीं तो ये तो तकनीकी रूप से गलत होता ना। अरे दयाशंकर जी, ये तो तकनीकी रूप से गलत होता। देखिए एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, आप सब चीज में राजनीति नहीं लाइए ना दयाशंकर जी। करेंगे हम लोग और तृणमूल कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती है। दयाशंकर जी, सब चीज में जो चीजें हैं, सब चीज में आप राजनीति लाते हैं। इसमें राजनीति, आपने कहा कि कम चरणों में चुनाव होने चाहिए कोरोना के कारण। चुनाव आयोग ने कहा नहीं, कम में नहीं, ज्यादा में करते हैं ताकि मैनेज करने में आसानी हो। कम लोग आएंगे, ज्यादा बूथों की संख्या होगी, 200 मीटर तक जो है वो लोगों को आने नहीं दिया जाएगा, 144 धारा लगाई जाएगी। तो ये सारी चीजें तो कोरोना से निपटने के लिए है ना, क्योंकि चुनाव को टाला नहीं जा सकता ना। चुनाव आयोग क्या सो रहा है? रैलियों में कम से कम लोग आ रहे हैं। तो ये बात तो जिम्मेदार, ये बात तो मैं पूछूंगा, ये मैं आपसे भी पूछूंगा और दिलीप जायसवाल जी मैं उनसे भी पूछूंगा। नहीं बिल्कुल, मैं आप बिल्कुल देखिए, आपकी क्या ममता बनर्जी की, क्या ममता दीदी के चुनावी सभा में क्या कौन से मंत्री दयाशंकर जी आज भी, दयाशंकर जी मंचों पे तो कोरोना को आयातित करें। दयाशंकर जी जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो सवाल तो मैं पूछूंगा आपसे ना, कि आप ममता दीदी के मंच पे, ममता दीदी जब रैली करती हैं तो वहां पर भी कोई मास्क नहीं लगाई रहता है,
कोई नहीं, अभी देखिए, अभी मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे अमित शाह जी की जो सभा थी, अमित शाह जी के मंच पे सभी लोगों ने पूरा प्रोटोकॉल को पूरा किया हुआ था। लेकिन मैं कल की जो मैं देख रहा था, जो ममता बनर्जी जो रोड शो कर रही थी, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था। तो ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है ना, ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, नेता की बनती है। हाँ, पब्लिक ने भी नहीं पहना रहा था। इसका जवाब मैं दिलीप जी आपसे भी चाहूंगा, क्या पब्लिक के लिए कोई गाइडलाइन आप लोग नहीं करते हैं? आपके मंच पे तो नेता पूरी तरीके से गाइडलाइन का फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का पूरा ख्याल करते हैं। लेकिन जो जनता सुनने के लिए आपको आती है, उनके बीच में इस तरीके की चीजें हो, इसका कोई भी ध्यान नहीं रखता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो। देखिए, मैं 3 बातें बताना चाहूंगा जी। पहला तो ये कि जिस तरह से इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करके बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से और उनके राजनीतिक दुकानदारी चलाकर अपने आप को शासन में ममता बनर्जी रखना चाहती है, और जिस तरह की घटना शीतलकुची में जब सीआईएसएफ के जवानों के साथ हुआ, और उसके ठीक 2 दिन बाद बंगाल के इस्लामपुर पांजीपारा के बगल में पांदापारा में जब पुलिस उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के गांव में जब गई एक क्रिमिनल को, अपराधी को पकड़ने के लिए, बिल्कुल, तो मस्जिद से ऐलान करके, तृणमूल के सारे नेता थे वहां पर, और मस्जिद से ऐलान करके पूरे गांव को जमा करके अश्विनी कुमार यादव जो इंस्पेक्टर थे उनको पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। और गोली सिर्फ इसलिए नहीं चली कि अगर गोली चलती तो लोग यही बोलते वहां के कि भाई एक समुदाय पर गोली चला दिया गया। तो अगर शीतलकुची की घटना के बाद जिस तरह से पुलिस वाले सहम गए और अपने इंस्पेक्टर को सामने, आंख के सामने पीट पीट कर हत्या कर दिया इन लोगों ने, एक समुदाय के लोगों ने जो बांग्लादेश से घुसपैठे, बिल्कुल बिल्कुल, और मस्जिद से ऐलान करके किया, और बेचारे का राइफल ममता बनर्जी के राज में नहीं चला। आपका इंस्पेक्टर को पीट पीट कर पांजीपारा में हत्या किया जा रहा है, और आप इतना ज्यादा अपने आप को उस समुदाय के लिए स्ट्रिक्ट किए हुए हैं कि वहां पर पुलिस गोली नहीं चला सकती है। ये कैसा राज है? ये कौन सा कानून? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये है। इस पे हम लोग बहुत चर्चा भी 2 बार इस पे हम चर्चा भी कर चुके हैं दिलीप जी। लेकिन मैं एक चीज जो कोरोना के ग्रहण की बात, दूसरी बात ये कि ममता बनर्जी जी का जब भी सभा होता है, आप मंच पर भी देख लीजिए कि एक भी आदमी, ऐसा लगता है कि बंगाल में मुख्य कानून, उनका कानून चलता है कि वो जो चाहे वही कोरोना को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, एक भी आदमी, एक भी नेता मंच पर जो है मास्क नहीं लगाते हैं उनके यहाँ। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो, हमारे यहाँ अमित शाह जी का कार्यक्रम हो, बजाते RT-PCR टेस्ट होता है, और सभी लोग मंच पर मास्क लगा करके बैठे मिलेंगे आप। बिल्कुल। जहां तक सामने जनता का सवाल है जी, जनता के बारे में चुनाव आयोग ने अपना एक गाइडलाइन दिया है। बिल्कुल। और जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, जब अमित शाह जी का कार्यक्रम होता है, तो जितनी भीड़ जमा हो उससे 4 गुना ज्यादा निर्देश है, 4 गुना ज्यादा मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था। बिल्कुल, हाँ, लेकिन एक बात तो है कि भाई गाइडलाइन कितनी भी हो, जब भीड़ आती है तो वहां पर कुछ ना कुछ जो है नियमों की धज्जियां जरूर उड़ जाती है। बिल्कुल, इनको पता चल गया है कि इनकी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार जा रही है, इनको पता लग गया है। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है दिलीप जी, और हम जो दयाशंकर जी, आपके समय की कमी है हमारे पास, आपसे आगे बात नहीं हो पाएगी। बार बार मेरे कान में इशारा हो रहा है कि प्रोग्राम को खत्म करें, टाइम खत्म हो चुका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप जायसवाल जी आपका और दयाशंकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव पे कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है, पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि गाइडलाइन का पालन जिस तरीके से नेता मंच पर कर रहे हैं उसी तरीके का पालन जो है वो जनता भी करे। लेकिन भीड़ है, जनता है कि कुछ मानती नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के सामने एक नई चुनौती है कि किस तरीके से कोरोना के गाइडलाइन के मुताबिक मतदान कराई जाए। कल का मतदान है, बड़ा महत्वपूर्ण चरण है, और 45 सीटों पर चुनाव होने हैं। देखते हैं कल का क्या होगा, और मतदान के हर एक पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।